तो आतंकवाद क्या है आखिर आतंकवाद? ठीक है, आतंकवाद को एक प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब इसको परिभाषित, वैसे इसकी कोई ऑथेंटिक परिभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि इसको जहाँ पर ऐसी गतिविधि हो जिससे उस देश के कहें कि वैश्विक लेवल पर उसको क्षति हो, या ऐसे उसमें असामाजिक तत्व इन्वॉल्व हों जिससे एक तरीके से प्रदर्शित हो कि हाँ ये आतंकवाद को सूचित करते हैं। आतंकवाद बेसिकली है क्या? आतंकवाद जन्म क्यों लेता है? अगर हम सिंपल सी बात करें कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आतंकवाद, अब जैसे नक्सली हैं, ठीक है, नक्सली छत्तीसगढ़ वगैरह में आए दिन हमला करते रहते हैं और आए दिन हमारी सेना के जवान उनको ढेर भी करते रहते हैं। अब उनकी क्या स्ट्रेटजी है? क्या वो हमारे मतलब है तो देश के ही, क्या वो देश की जो विकास की प्रगति एक हो रही है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो रहा है, क्या वो अपने सामाजिक उनका जो सद्भाव है उससे छेड़छाड़ नहीं चाहते? या तो वे चाहते हैं कि हम जैसे हम वैसे ही रहें, ठीक है। तो उनके, अगर उनको लग रहा है कि हमारी इससे सामाजिक क्षति हो रही है तो शायद वो इसलिए कदम उठाते हों। इसी प्रकार से आतंकवाद क्या है? आतंकवाद है कोई भी मतलब ऐसा ग्रुप या समूह है जो अपनी इच्छाएं मतलब सरकार के पास रखता है लेकिन वो पूरी नहीं होती हैं, चाहता है कि सामने वाला झुके, और फिर जब नहीं होता है तो वो शायद ऐसी घटना को अंजाम देता है जो हमारे मतलब किसी भी देश के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जैसे रूस में आपने देखा अभी मास्को में, उसकी राजधानी मास्को में कितना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, ठीक है। मतलब ये यदा कदा आपको देखने को मिल रहे हैं, यूरोपीय देशों में भी देखने को मिल रहे हैं, वो फ्रांस हो, ठीक है, वहाँ पर भी आपको ये गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। तो मतलब एक इसके पीछे कहीं ना कुछ तो एजेंडा होता है जो ये गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है। और जब इसकी कोई जिम्मेदारी लेता है, कोई ग्रुप जिम्मेदारी लेता है, तो वो जब पहले से ही ग्लोरीफाई होता है तो फिर वहाँ पर उसको आतंकवाद का नाम दे दिया जाता है। तो ये परिभाषित किया जाता है जो कि अपने आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं वैचारिक मकसद को पाने के लिए गैर सैनिक अर्थात नागरिकों की सुरक्षा को भी निशाना बनाते हैं। जो कि अपने आर्थिक, यानी कि एक तो आतंकवाद का वो भी रूप होता है, मान लीजिए कि वो आर्थिक रूप से अपने आप को सशक्त चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पाए, अपनी मांग को पूरा कराने के लिए वो आर्थिक गतिविधि के लिए भी इस तरीके के कार्य करते हैं। धार्मिक लेकर के भी ये बहुत ज़्यादा हावी है इस समय वर्ल्ड पर, ठीक है। धार्मिक कट्टरता को लेकर, समझिए आप, धार्मिक कट्टरता को लेकर के भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। राजनीतिक हो, पॉलिटिकल हो, या वैचारिक मकसद हो, मतलब अपनी विचार का किस तरीके से पूरे विश्व पर थोपा जाए, तो ये ही आपका आतंकवाद का एक प्रकार होता है। गैर राज्य कारकों द्वारा किए गए राजनीतिक, वैचारिक एवं धार्मिक हिंसा को भी आतंकवाद की श्रेणी का ही समझा जाता है। मतलब गैर राज्य कारक जो होते हैं कि हाँ, जैसे हमारे जो अलग से गैर राज्य से परिभाषित यहाँ पर यही किया गया है, जैसे एक पूरा देश होता है उसको मान करके, ठीक है, गैर राज्य कारकों द्वारा। अब जैसे हम रह रहे हैं तो हमारे देश में अगर कोई अफगानिस्तान से या पाकिस्तान से कोई अटैक होता है इस प्रकार से, या कोई गतिविधि होती है आतंकवाद की, तो वो गैर राज्य कारक में आएगी, ठीक है। अब इसके तहत गैर कानूनी हिंसा और युद्ध को भी शामिल कर लिया गया है। आतंकवादी कोई वैश्विक परिभाषा नहीं, ठीक है, समझिएगा, कोई इसकी वैश्विक डेफिनेशन नहीं जैसा हम हिंदी वगैरह में पढ़ते हैं, या हम कोई आपके जैसे ट्रीटी होती हैं कुछ, उसको लेकर कुछ परिभाषाएं होती हैं, ऐसी कोई इसकी परिभाषा नहीं है, ठीक है। आतंकवाद के संगठन के संदर्भ में इसकी कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है, इसलिए किसी गतिविधि, कृत्य विशेष को आतंकवादी कृत्य के रूप में वर्गीकृत करना कठिन है, जो फिर आतंकवादियों को एक बढ़त प्रदान करती है। क्योंकि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, अब इसमें कोई एक्टिविटी होती है, कोई असामाजिक एक्टिविटी होती है किसी देश में, किसी संगठन द्वारा, किसी देश के संगठन द्वारा, तो इसको आपने भी देखा होगा ना कि हम मतलब पाकिस्तान से जो टेररिस्ट हैं, ठीक है, और बड़े बड़े टेररिस्ट हैं, उनको यूएन तक साबित करवाने में काफ़ी साल लग जाते हैं कि हाँ ये टेररिस्ट हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब उसकी कोई परिभाषा ही नहीं है निश्चित, तो यहाँ पर बहुत समस्या होती है, ठीक है, जो फिर आतंकवादियों को एक बढ़त प्रदान करती है और कुछ देशों को चुप रहने तथा वैश्विक संस्थाओं के पटल पर किसी भी कार्रवाई को वीटो करने का अवसर देती है। तो चीन अपनी वीटो को वहाँ पर यूज़ कर लेता है, हम सारे साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं यूएन वगैरह में, लेकिन वहाँ पर क्या है, यूएन में चीन अपनी वीटो का पावर करके वो उस मसूद अजहर वगैरह को आपने सुना होगा कि वो उसका मतलब पक्ष लेता है एक तरीके से। तो ये भी एक मतलब एक बहुत ही, अगर देखा जाए तो संसात्मक स्थिति में आ जाता है कि सामने सब साक्ष्य प्रदर्शित हैं और आपको वीटो मिली हुई तो आप उसको
मतलब ग्लोरीफाई करने में लगे हुए हैं कि हाँ ये ऐसा नहीं है, ठीक है, जबकि सामने सबको पता है कौन क्या है। ये कार्यवाही जो शब्द है ना, ये आप देखिएगा ये ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, कार्यवाही। कभी आप ऐसे लिखें इसको, 16 शब्दों को, मात्राओं का भी आपको ध्यान देना निबंध में, ठीक है। ये कार्यवाही ऐसे जो लिखते हैं ना हम आजकल जो प्रचलन में है, ये गलत होता है, ठीक है। ये कार्यवाही में हमेशा रह ही आते हैं, कार्यवाही, ठीक है, कार्यवाही। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि किस तरीके से वैश्विक आतंकवाद को जो वीटो जिनको मिली हुई है वो किस तरीके से उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, पल्ला झाड़ते हैं, ठीक है, अपना कि बस ये बच जाए किस तरीके से, और फिर वो उसका लाभ कैसे लेते हैं। ऐसा आपको पता है चीन की रणनीति का, चीन की रणनीति यही तो है कि जो भारत पर आक्रमण करता है वो उसको कुछ मानता ही नहीं है। मतलब जो भारत में इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं वो चाहता है कि ये होती रहे, ठीक है, या पाकिस्तान समर्थित द्वारा कुछ जो आतंकवाद की घटनाएं होती हैं वो चाहता है होता रहे, क्योंकि वो उनको बचाता रहता है, उनके फेवरिंग में करता रहता है। यूएन में उसको स्थायी सदस्यता मिली हुई है, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उठाता है। आज पूरी दुनिया में आतंकवाद का खतरा मंडरा रहा है। स्पष्ट रूप एवं चरित्रों के विभिन्न आतंकवादी समूह, नए किस्म का साइबर आतंकवाद, बढ़ते लोन वुल्फ हमले, ये सभी हिंसा के अशुभ खतरों को बढ़ा रहे हैं। मतलब आजकल क्या है, नए तरीके का, अब बहुत सारा, मतलब ये नहीं है कि अब आतंकवाद आप कहें कि खाली किसी देश में जा कर के बम ब्लास्ट कर दे, ये आतंकवाद होगा। आतंकवाद बहुत प्रकार का है, जैसे आपका जो साइबर क्राइम होते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी ऐसी एक्टिविटी हुई जो बाहर के आतंकवादी समूह से जुड़े एक्सपर्ट वगैरह होते हैं। आप मान लीजिए आपके कुछ सर्वर हैं, ठीक है, पता चला पीएम मोदी जी का अकाउंट हैंग कर लिया, या इस तरीके से जो भी एक्टिविटी होती हैं, तो ये भी अलग प्रकार का एक आतंकवाद है। भारत ने आतंकवाद का आघात झेला है और पिछले कुछ दशकों में कई बड़े शहरों में विवेकहीन हिंसक विस्फोटों में जान माल की गंभीर हानि देखी है। प्रौद्योगिकी और संचार में परिवर्तनों में प्रगति के साथ साथ जैसे दुनिया सिकुड़ती जा रही है, आतंकवादियों, हथियारों और धन का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार जाना भी सरल होता जा रहा है। अभी टेक्नोलॉजी में अगर बढ़त मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं आतंकवादियों को भी अगर देखा जाए तो उनके भी रास्ते खुल रहे हैं। किस प्रकार से वो अपने आप को एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपडेट कर रहे हैं, ये भी एक सोचने का विषय है, ठीक है। इस परिदृश्य में विभिन्न देशों के कानून प्रवर्तन प्राधिकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना ऐसी सीमा पार चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अनिवार्य हो गया है। तो आतंकवाद से अब इसका कोई, हम अगर ये जाएं कि हाँ इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या था, मैंने कहा था ना आपसे, हर निबंध का ना तरीका लिखने का अलग होगा कि हम उसमें हर उसको हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड में इसके क्या जाएंगे। ये कोई एक तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के हम हिस्ट्रिकल थोड़ा बैकग्राउंड में चले जाते हैं कि प्राचीन काल में स्थिति क्या थी, इस प्रकार से ये और भी आपका निबंध है। लेकिन इसमें इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या है, ये कुछ इतना नहीं है कि पहले से कुछ आतंकवाद चलता हो, ठीक है। तो अब जो लाइफ है वर्तमान में, जो जगजीवन है, उसी के आधार पर है, ठीक है, जो परिदृश्य सामने आ रहे हैं विभिन्न देशों में। आतंकवाद के प्रकार, इसमें क्या है, गैर राज्यकर्ताओं द्वारा आतंकवाद, इसमें आतंकवाद की कार्रवाई ऐसे व्यक्ति या समूह द्वारा की जाती है जो ना तो किसी सरकार के साथ जुड़ा। तो एक गैर राज्य तो ये होता है कि एक राज्य शब्द बहुत बड़ा है, राज्य शब्द, ठीक है, उसको परिभाषित किया गया। तो एक राज्य शब्द तो ये हो गया कि हमारे देश से बाहर कोई हो, ठीक है, वो हमारे देश में अटैक करे, जो भी ग्रुप है टेररिज्म का, ठीक है। या एक ऐसा हो कि वो ना तो किसी सरकार के साथ जुड़ा हो और ना ही उसे किसी सरकार का वित्तीय सहयोग प्राप्त हो। तो ये आपका गैर राज्यकर्ताओं द्वारा, मतलब क्या है कि वो चाहता नहीं कि मतलब कि हमारा किसी से जुड़ाव हो, अगर हो तो हमारी शर्तों पर हो। इसलिए आपने देखा होगा असम वगैरह में अभी बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट हुए हैं, ठीक है, कुछ वहाँ पर जो गतिविधियाँ करते थे वे, जो भी छोटे छोटे ग्रुप थे, ठीक है, एक तरीके से अपनी मांग के लिए एक ग्रुप वहाँ पर बहुत मतलब कहीं चर्चा में था, वो नाम थोड़ा सा हट रहा है। तो असम बोडो वगैरह इस तरीके से है कुछ, ठीक है। तो उन्होंने भी मतलब सरकार इस रणनीति पर है कि किसी तरीके से सभी से समझौता किया जाए ताकि ये एक्टिविटी कम हो, ठीक है। तो हालांकि सरकार से अप्रत्यक्ष संबंध को पूरी तरह से नकार नहीं सकते। नक्सलवाद, एलटीटीई आतंकवाद जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद, इस तरह के आतंकवाद के उदाहरण हो सकते हैं। तो ये क्या है कि वही तो है कि ना तो ये सरकार के पक्ष में होते हैं और ना ही स्वतंत्र रूप से अपने आप को ये कह सकते हैं कि हाँ हम इस ग्रुप से हैं, ठीक है। ये अपने आप को कहते हैं कि हम सरकार की शर्तों पर नहीं, सरकार हमारी शर्तों पर चले, ऐसे इनकी कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं, अवधारणाएं होती हैं। स्वापक आतंकवाद,
इस श्रेणी में क्रमबद्ध धमकी अथवा हिंसा द्वारा सरकार की नीतियों को प्रभावित करने वाला स्वापक मतलब नारकोटिक पदार्थों का अवैध व्यापार आता है, जो बहुत वैश्विक लेवल पर ये चल रहा है इस समय, ठीक है। नारकोटिक, तो ये एक मतलब बहुत ही खतरनाक चीज़ है। खतरनाक तो हर चीज़ है जो भी आतंकवाद की श्रेणी में आती है। अवैध व्यापार आता है, इस जरिए आतंकवादी संगठन अपने लिए धन जुटाने का काम करते हैं। मादक पदार्थों और नकली करेंसी की समस्या इसी श्रेणी के अंदर आते हैं। तो ये मादक पदार्थ हुए, जो मतलब जो नारकोटिक पदार्थ वगैरह जो होते हैं, नशीले पदार्थ होते हैं, इनके माध्यम से भी आतंकवादी क्या करते हैं, सीमाओं पर जो भी देश लगे होते हैं वहाँ पर अपनी एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटीज़ शुरू करते हैं और उसके माध्यम से फंड जुटाते हैं। क्योंकि इसमें पता ही है आपको किस तरीके से बहुत सारा इनको पैसे की बढ़त वहाँ से मिलती है। हाल ही में अभी जैसा आपने देखा होगा कि जो यूरोपीय देश जर्मनी है, वहाँ पर आप कहें तो लीगल कर दिया गया है कुछ ग्राम जो आपका गांजा वगैरह होता है, 10 ग्राम या समथिंग 10 से 20 ग्राम गांजा वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति रख सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक दृष्टिकोण से भी गलत है, लेकिन वहाँ का समाज है जैसा भी है। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है वैसे, ठीक है, करंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर है मानव जनित राष्ट्रवादी आतंकवाद। ऐसा आतंकवाद अक्सर अलग देश बनाने या मानव जातीय समूह का दूसरे पर स्तर बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब आपने सुना होगा खालिस्तानी मेमोरेंडम, ठीक है, अक्सर ये अलग देश बनाने की मांग करते रहते हैं, तो वो इसमें आता है, ठीक है। मानव जनित राष्ट्रवाद आतंक, मानव जनित मतलब कि वो चाहते हैं कि हमारा देश हमारे द्वारा बनाया जाए, ठीक है। ये ऐसी अवधारणा है उनकी, लेकिन वर्तमान में या भविष्य में ऐसा होने वाला तो है नहीं, आप भी जानते हैं, ठीक है। धार्मिक आतंकवाद, इस तरह के आतंकवाद की श्रेणी में हिंसा को ईश्वरीय कर्तव्य या सांसारिक कृत्य माना जाता है, ठीक है, और इसे धार्मिक अनिवार्यता के आधार पर सही ठहराया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, आपने वैश्विक लेवल पर देखा होगा धार्मिक मतलब कट्टरता को लेकर, ठीक है। अपनी जो एक रिलीजन प्रथाएं हैं, ठीक है, रिलीजियस सेगमेंट्स हैं, वो दूसरों पर ज़बरदस्ती थोपना, इस प्रकार का भी आतंकवाद देखने को मिलता है, ठीक है। राज्य प्रायोजित आतंकवादी, जब किसी देश की सरकार खुद किसी आतंकवादी गतिविधि को समर्थन दे रही होती है तो इस प्रकार के आतंकवाद को राज्य प्रायोजित आतंकवाद कहा जाता है। ये बहुत खतरनाक होता है। वैसे सारे जो भी प्रकार हैं वो हैं तो सारे ही खतरनाक, लेकिन ये इस प्रकार का जो आतंकवाद है जिसमें सरकार ही उस और जो भी टेररिस्ट ग्रुप है उसको बढ़ावा दे रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की जड़ें कमजोर हैं, ठीक है। हाल के समय में कुछ देशों ने विदेश नीति के एक साधन के रूप में इस तरह आतंकवाद को अपनाया है। भारत आज़ादी के वक्त से ही इस प्रकार के आतंकवाद का सामना करता आ रहा है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की है। वर्तमान की पुलवामा घटना इसी का एक उदाहरण है। तो ये इसमें दर्शाया गया है। बाकी वामपंथी आतंकवाद, सत्तम, ये वामपंथी और दक्षिणपंथी सिंपल समझ लिए। वामपंथी वो होते हैं जो सरकार के खिलाफ होते हैं, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में। दक्षिणपंथी ये होते हैं कि जो सरकार की नीतियों को मतलब सही ठहराते हैं, ठीक है, जो भी सरकार कर रही है उसमें किसी प्रकार का दोष वो नहीं देखते हैं। और जबकि वामपंथी होते हैं वो बिल्कुल एक तरीके से कहें तो अपोजिट होते हैं हर चीज़ के। अगर अच्छी चीज़ भी हो रही है तो भी उसके अपोजिट होंगे वामपंथी, ठीक है। सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ कई बार कृषक अथवा मजदूर वर्ग द्वारा हिंसा का रास्ता अपनाया जाता है। इस वर्ग का मानना होता है कि उनकी समस्याओं के लिए हुक्मरान ही जिम्मेदार है। इस तरह की हिंसा वामपंथी विचारधारा से प्रेरित होकर किए जाते हैं। इसे ही वामपंथी आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाता है। भारत की नक्सलवाद की समस्या इसी का उदाहरण है। मतलब ये है कि इसमें सिंपल से हम कहें तो ये संतुष्ट नहीं होते किसी बात को भी लेकर कि सरकार कैसे भी कर रही है। ये मानते हैं कि जो उनकी समस्याओं की मेन जो कोज है, मतलब जो जड़ है, जो उनकी समस्याएं बन रही हैं, उसमें सरकार का ही पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट है, ये ऐसा मानते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कुछ प्रमुख आतंकवादी संगठनों की, तो ये प्रमुख आतंकवादी संगठन आप देख सकते हैं यहाँ पर। अबू निदाल है, हमास है। हमास आपने सुना होगा, अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, काफ़ी समय से विवाद चल रहा है। और जब ये हमास द्वारा आतंकवादी टेररिस्ट हमला हुआ था तो ये उसी समय से काफ़ी चर्चा में, पहले से भी था लेकिन अब भी बहुत चर्चा में है। अलकायदा हुआ, बोको हराम हुआ, ISIS हुआ, लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया हुआ, हरकतुल जिहाद अल इस्लामिक हुआ, इंडियन मुजाहिदीन हुआ। अगर आपको इसमें कुछ और भी है, जैसे किसी पर सरकार ने कोई प्रतिबंध लगाया है, ऐसा कोई टेररिस्ट ग्रुप है, तो आप उसको भी शो कर सकते हैं, ठीक है।
और कम से कम 5-6 तो याद रखेंगे इसमें से, सिंपल है याद रखने में। बोको हराम, अलकायदा, या आपका हमास हुआ, ठीक है, ISIS हुआ, जैश ए मोहम्मद हुआ, थोड़े से याद रख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत के प्रमुख पहले भी हुई हैं, क्या क्या मतलब एक दर्शाया गया है स्टेटमेंट की तरफ से। स्टेटमेंट कुछ ऐसे है कि कुछ कार्य तो किए गए हैं, ऐसा तो है नहीं कि सरकार चुप रहेगी, ठीक है। जैसे 26/11 आतंकवादी हमले के बाद भारत ने आतंकवाद को लेकर एक बेहद गंभीर रुख अपनाया। जनवरी 2009 में आतंकी अपराधों से निपटने के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की स्थापना की गई थी, ठीक है। भारत में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन अधिनियम प्राथमिक आतंकवाद विरोधी भी कानून है, ये बनाया गया है। सुरक्षा से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की स्थापना की गई है। आतंकवादी हमलों पर त्वरित प्रतिक्रिया बिल्कुल इमीडिएटली सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हेतु एक ऑपरेशन हब का सृजन, ऑपरेशनल हब, ये स्पेशल आतंकवादी हमला जब होता है ये जब कार्य करता है, ठीक है। हाल ही प्रधानमंत्री ने आतंकवादी रोधी वित्त पोषण पर नई दिल्ली में आयोजित तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें निम्न बातों पर बल दिया। ये सम्मेलन हुआ था एक, तो इसमें आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए इसका सब्जेक्ट क्या रहा, नो मनी फॉर टेरर, ठीक है। आपको पता ही है कि किस तरीके से वैश्विक लेवल पर पैसे के माध्यम से टेररिस्ट ग्रुप को उकसाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, या लेटेस्ट कोई सबमिट हुई हो आपकी जिसमें आतंकवाद को उसका ख़त्म करने के लिए उसको कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया गया हो हमारी भारत सरकार द्वारा या वैश्विक लेवल पर, आप उसका भी जिक्र कर सकते हैं। इसमें कहा गया कि हम अकेले हमले को भी कई हमलों की तरह मानते हैं, एक जनहानि भी अनेक जनहानि के बराबर है, इसलिए जब तक आतंकवाद जड़ से ख़त्म नहीं हो जाएगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे, ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा। अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है, यह मानवता, स्वतंत्रता और सभ्यता पर हमला है, इसकी कोई सीमा नहीं है। केवल एक समान, एकीकृत और जीरो टॉलरेंस का दृष्टिकोण ही आतंकवाद को पराजित कर सकता है। मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई इंग्लिश शब्द आपके दिमाग में आ रहा है और उसका हिंदी शब्द नहीं आ रहा है, तो आप जैसे टॉलरेंस है, ठीक है, तो आप उसको वैसे भी हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, निबंध में ही चलता है, ठीक है। आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को इसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। नई वित्त प्रौद्योगिकी की एक समान समझ की आवश्यकता है। कट्टरपंथ के समर्थकों के लिए किसी भी देश में जगह नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ क्या है, नो मनी फॉर टेरर के लिए जो सम्मेलन हुआ था उसमें कुछ भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने स्टेटमेंट रखे, जिनको लेकर क्या है, एक वैश्विक छवि बननी चाहिए कि हाँ ये इसमें कदम उठने चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पहले ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी कार्यालय भी है। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की आतंकवाद निरोधक शाखा है। वित्तीय कार्रवाई बल, ठीक है। आतंकवाद के विरुद्ध भारत का वार्षिक संकल्प, ये भी जरूरी है कि भारत इस दिशा में क्या कर रहा है, ठीक है भाई। अल्टीमेटली हम जिस भी निबंध का जिक्र करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो निष्कर्ष के तौर पर हम यही तो देखेंगे कि मतलब भारत उसमें क्या अपनी भूमिका निभा रहा है, ठीक है, कोई सा भी निबंध हो, कुछ भी हो। हाल ही में भारत ने वर्तमान आतंकवाद में क्रिप्टो करेंसी और ड्रोन के उपयोग के माध्यम से आतंक वित्त पोषण पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति की एक विशेष बैठक की मेजबानी की। आपको पता ही है, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ड्रोन आया, ठीक है, किस प्रकार से मतलब जो ड्रग्स वगैरह की सप्लाई वगैरह होती है, तो ये खाली ये नहीं कि ड्रोन का उपयोग हमारी सेना अपने लिए कर रही है तो आतंकवादी गतिविधि वो और ज़्यादा उसमें एक्टिव हो जाते हैं वो लोग, ठीक है। वो तो माध्यम ही ऐसा चुनते हैं कि जिससे कम समय में ज़्यादा चीज़ें ऐसे व्यक्ति तक पहुँचे जिससे कि दूसरे देश में क्या हो, एक अशांति की व्यवस्था उत्पन्न हो, ठीक है। आतंकवाद का बढ़ता जाल, मतलब ये भारत में आतंकवाद से संबंधित प्रमुख चुनौतियां हैं। जैसे आतंकवाद का बढ़ता जाल, इंटरनेट एक अपेक्षाकृत अनियमित एवं अप्रतिबंधित स्थान प्रदान करता है। मतलब इंटरनेट क्या है, अगर मैं इंटरनेट आज यूज़ कर रहा हूँ, तो अब मान लीजिए देश के किसी कोने से कोई इंटरनेट यूज़ कर रहा है, अब आप हर किसी को तो सर्विस लाइन्स पे नहीं रख सकते, तो ये एक बड़ी समस्या है, ठीक है। जहां आतंकवादी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की असीमित संख्या के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार करते हैं, वो कोडिंग वर्ड में करते हैं, ये नहीं कि डायरेक्टली हाँ हम इस ग्रुप के आतंकवादी बोल रहे हैं, ठीक है। ये कोडिंग वर्ड्स होते हैं उनके, जिसमें वो चलता है, अलग ही उनकी लैंग्वेज होती है, अलग ही कोड में डिवाइडेड होते हैं जो भी उनको बोलना होता है। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। वे इनके इस्तेमाल से अपने संगठन में शामिल होने और उनकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हजारों संभावित एवं नए रंग रूटों को लक्षित कर सकते हैं। आपने सुना होगा केरल से, ठीक है, केरल से यदा कदा बहुत सारे ऐसे यूथ होते हैं, और हालांकि एजुकेटेड यूथ भी होते हैं। आपने हाल फिलहाल की परीक्षा में देखा, न्यूज़ में देखा होगा, IITian भी होते हैं कि जो सब कुछ जानते हुए भी इन ग्रुपों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है।
आतंकवाद का वित्त पोषण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है आपका, और विश्व बैंक के अनुसार अपराधियों द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुमानित रूप से 2-4 ट्रिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। आतंकवादियों द्वारा काले धन के लेन देन को दान और वैकल्पिक प्रेषण प्रणालियों की आड़ में भी अंजाम दिया जाता है। पता चला कि बाहर से वो दान के रूप में राशि मिल रही है, लेकिन उसका उपयोग किस लिए हो रहा है? आतंकवाद बढ़ाने के लिए। तो ये भी चिंता का विषय है, ठीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को कलंकित करता है और प्रणाली की अखंडता में जनता के भरोसे का क्षरण करता है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के विनियमन की कमी इसे आतंकवादियों के लिए अनुकूलन ब्रीडिंग ग्राउंड बना सकती है। जैव आतंकवाद, जैव प्रौद्योगिकी मानव जाति के लिए वरदान है, लेकिन यह एक बड़ा खतरा भी है, क्योंकि जैविक एजेंटों की छोटी मात्रा को आसानी से छिपाया जा सकता है, इसका परिवहन किया जा सकता है, इसे कमजोर आबादी पर छोड़ा जा सकता है। जैविक आतंकवाद का मतलब क्या है कि किसी का कोई मकसद हो कि हाँ इस क्राइटेरिया में, इस क्षेत्र में हमें इस तरीके का कोई जैविक मतलब केमिकल कुछ इस टाइप का होता है कि वो वहाँ के क्षेत्र को हार्मफुल कर सकता है, बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। इस प्रकार का भी आतंकवाद बहुत हैवी हो रहा है, ठीक है। विश्व भर में खाद्य सुरक्षा को बाधित करने के लिए उष्णकटिबंधीय कृषि रोगजनकों का कीटों का भी एंटी क्रॉप एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी एक मतलब जो उष्णकटिबंधीय कृषि रोगजनकों या कीटों का भी इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है, वो छोड़ दे कहीं पर कीट, ठीक है। इस प्रकार से साइबर हमला, दुनिया एक डिजिटल गांव की ओर आगे बढ़ रही है और जहां डेटा को न्यू ऑयल के रूप में देखा जा रहा है। आतंकवादी किसी भी देश के साइबर स्पेस नेटवर्क पर अवैध हमला करते हैं और अपने राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसी सरकार या उसके लोगों को डराने धमकाने के लिए सूचना का उपयोग करते हैं। अल्टीमेटली अगर हम फाइनली देखें कि निबंध जो आपका निबंध है आतंकवाद, आतंकवाद का उद्देश्य क्या है कि अपनी मांगों को मनवाना या अपनी मांगों को ज़बरदस्ती थोपना, अपने रिलीजियस जो सेंटामेंट्स हैं उनको ज़बरदस्ती थोपना दूसरे समाज पर, ठीक है। हाल ही में वैश्विक आतंकवाद रोधी परिषद द्वारा आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। यह अब इसको लेटेस्ट कोई आपकी सबमिट हुई हो तो उसका जिक्र आप कर सकते हैं, ठीक है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक काउंसिल है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में लोगों के आतंकवाद के प्रति सुभेदता को कम करना, आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना, उनका मुकाबला करना और आतंकवाद के लिए उकसाने एवं आतंकी गतिविधियों के लिए भर्ती करने वालों पर मुकदमा चलाना है। इससे वर्ष 2024 में आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स आतंकवाद विरोधी कार्य योजना को अपनाया गया था। ये जिक्र इसका हुआ, ब्रिक्स में मुद्दा उठाया गया तो उस समिट का जिक्र हुआ। कोई ऐसी और समिट हुई हो, एशियन समिट हुई हो, वहाँ पर इसका जिक्र हो तो आप उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं कुल मिलाकर, ठीक है। थोड़ा जो निबंध है आपके, अगर उसमें एक दो आप जैसे आतंकवाद को लेकर मीटिंग हुई है इंटरनेशनल लेवल पर और नेशन द्वारा या ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है तो उनको आप उसमें लिख देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो एक प्रभावित शैली में आपका निबंध काउंट होता है, ठीक है। आगामी उपाय, तो यही है आगामी उपाय मतलब साइबर रक्षा तंत्र का विकास। साइबर आतंकवाद से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है, चाहे वह साइबर सर्च अभियान के संचालन के संबंध में हो या साइबर हमलों के विरुद्ध प्रति उपायों के दायरे का विस्तार करने के संबंध में हो। साइबर सुरक्षा पर एक स्पष्ट सार्वजनिक रुख सरकार में नागरिकों के भरोसे को बढ़ावा देगा और इस प्रकार एक अधिक संलग्नकारी, स्थिर और सुरक्षित साइबर परितंत्र को सक्षम करेगा। वैश्विक आतंकवाद विरोधी उपाय, आतंकवाद के इसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में निंदा की जानी चाहिए वैश्विक लेवल पर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर आतंकवाद की चुनौती को परास्त करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप कोई किसी सरकार को सपोर्ट कर रहा है तो दूसरी सरकार उसके खिलाफ बोले, जबकि जिसको सपोर्ट कर रहा है उसको भी उसको अगेंस्ट होना चाहिए। ये हमारे देश की आंतरिक व्यवस्था, आंतरिक शांति के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। आतंकवाद के सार्वभौमिक परिभाषा को स्वीकार करना और आतंकवाद के प्रायोजक राष्ट्रों पर वैश्विक प्रतिबंध लगाना शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। क्षमता निर्माण, भारत को सीमा पार आतंकवाद से लड़ने के लिए सेना की विशेषज्ञता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए ताकि आतंकी गतिविधियों की घुसपैठ को रोकने के लिए खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही त्वरित परीक्षण करने के लिए भारत को अपनी राष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणाली को उन्नत करने और आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कानूनी प्रोटोकॉल लागू करने की भी आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे इंटेलिजेंस मतलब जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस प्रकार से इस दिशा में भी हमें टेक्नोलॉजी के सहारे बढ़ने का कार्य करना चाहिए। आतंकी वित्त पोषण पर नियंत्रण, जो आतंक को मतलब पोषण करते हैं, मान लीजिए रिलीजियस के नाम पर बाहर से चंदा दे रहे हैं और पता चला उसका यूज़ किसी और चीज़ में हो रहा है, ठीक है, डोनेशन दे रहे हैं वो। आतंकी वित्त पोषण पर नियंत्रण, आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने के लिए कानूनों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, बिल्कुल। जहां बैंकों के लिए आवश्यक हो कि वे अपने ग्राहकों के संबंध में सम्यक तत्परता रखें
और किसी भी संदिग्ध लेन देन की रिपोर्ट करें। इसके अलावा भारत को क्रिप्टो करेंसी के विनियमन की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए। भारत द्वारा दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की मेजबानी करना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। युवाओं को आतंकवाद के चंगुल में फंसने से रोकना, बिल्कुल ये भी एक इसमें महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। ठीक है, तो ये कुछ इसमें बिंदु दर्शाए गए हैं जिनको दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आतंकवाद का निबंध था इसको हमने करने की कोशिश की है और उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आया होगा। जो भी निबंध है अगर आप साथ में जुड़ते हैं या साथ में करते हैं और फिर उसको लिख करके, जैसे आपको टेलीग्राम नंबर बता रखा है, मैं आपको दोबारा भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये 7906136352 मेरा ही पर्सनल नंबर है। आप इस पर जब अपना निबंध लिख करके भेजेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ कमी होगी या कुछ किस प्रकार से कहाँ पर लिखने में कमी हो रही है, तो उसका उजागर कम से कम सामने वाले को पता चलेगा कि हम मेंस में जब लिखने जाएंगे तो वहाँ पर वो कमी ना हो। ठीक है, आपने 3-4 दिन में भी एक निबंध लिखा, मान लीजिए आज लिख लिया, फिर 2-3-4 दिन बाद लिख लिया, ठीक है, पहले उसको थोड़ा रिवाइव कर लिया, तो वो बहुत आपको मार्जिनेबल सब्जेक्ट आपका बन जाएगा, अधिक से अधिक मार्क्स उसमें आप ले आएंगे। बाकी मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से साइडों का ध्यान रखना है। हर पैराग्राफ, नया पैराग्राफ शुरू होगा तो कम से कम 2-3 शब्दों की लाइन छोड़ करके शुरू करेंगे, फिर दूसरी लाइन भी उसकी यहीं से शुरू करेंगे जहाँ से लाइन शब्द छोड़े थे, ये नहीं कि बिल्कुल वहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, थोड़ी कॉमन बातें हैं। अब ऐसे हर चीज़ का हुआ नहीं बना सकते ना, एक टाइप से मतलब कहते हैं कि ज़्यादा हम उसके बारे में क्यों सोचें। हमें पता है निबंध है, किसी भी चीज़ को अगर हम ज़्यादा बड़ा सोचने लगेंगे, मतलब ज़्यादा बड़े रूप में, तो वो उतनी हैवी हो जाएगी। अरे निबंध है, निबंध के तरीके से लिखेंगे, बात ख़त्म। हमें बेसिक चीज़ें, बेसिक बातें याद रखनी है। मेंस में आप बाकी सब्जेक्ट और क्वेश्चन आंसर लिखते हैं वो सेम है, बस यहाँ पर यह है कि इसकी विषय वस्तु थोड़ी बड़ी हो जाती है, और क्या है भाई, हम साइडों का मार्जिन वगैरह तो उन क्वेश्चनों में ध्यान रखते हैं किस तरीके से हमें लेखन शैली में सुधार करके लिखना है। ठीक है, गैपिंग कितनी है वर्डों के बीच में, एक लाइन में जितने वर्ड हैं तो उसी को ध्यान में रखते हुए सभी लाइनों में इतने वर्ड होने चाहिए, एक दो का अंतर तो चल जाता है। पैराग्राफ छोटे छोटे होने चाहिए, या हेडिंग्स का अगर निबंध लग रहा है तो हेडिंग होनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, तो हमें ज़्यादा इसको हैवी नहीं होने देना कि हाँ निबंध है कैसे करेंगे, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं आपकी लाइव क्लास में जो भी अभी क्लासेस हुई हैं, अब मैं आपको ऑडियो के रूप में जो आपकी ट्रांसलेशन वगैरह उसको और समझा दूंगा। ठीक है, बाकी अब पेपर आपको मिल जाएंगे, जैसे पेपर तैयार कर दूंगा आपके, ठीक है, तो आप उस पर ध्यान दें। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।